नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुस्लिम कार्ड की। इस देश में कुछ लोग जब उनके खिलाफ कुछ आता है या कुछ होता है तो वो अचानक से जो है वो कम्युनलिज्म की याद आ जाती है और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। ताजा उदाहरण हमने बात की थी कल ही एक वीडियो में AR रहमान की, जब इस देश ने उस व्यक्ति को पलकों पर बिठाया, ऑस्कर विजेता बना। इस देश ने उसके काम की बहुत सराहना की, लेकिन उम्र के हिसाब से हम बात करें या इस इंडस्ट्री में नए नए लोगों के आने से, और परिवर्तन इस संसार का नियम है, सब कुछ एक जैसा एक समान हर समय जो है वो होता नहीं है। लेकिन आखिर उसको कार्ड खेलना ही था। तो आपको पता ही होगा पूरी स्टोरी। और हामिद अंसारी, जिस देश ने उसको अपना राजदूत बनाया और उसके बाद में 2 कार्यकाल तक देश का उपराष्ट्रपति बनाए रखा, उस व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद में उसके बंगले के बाहर जब सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं और वो व्यक्ति ये कहे कि भारत में उसको असुरक्षित महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं इन लोगों की मानसिकता क्या है। तो AR रहमान के बाद अब बात करेंगे हम शाहरुख खान की। शाहरुख खान अभिनेता, और अगर हम बात करें तो भारत में अमिताभ बच्चन के बाद में अगर किसी अभिनेता का नाम आता है तो वो है शाहरुख खान। लेकिन इसी शाहरुख खान का एक दूसरा पहलू यह है, सार्वजनिक तौर पर सिगरेट पीना, दिखावा करना, जबकि आपको पता होगा कि इस सार्वजनिक जगह के ऊपर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, यह कानूनन अपराध है। तो अब जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आखिर शिकारी का शिकार कैसे किया जाता है, यह दिखाता है कि हमारा कानून कितना दुर्बल है। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कानून बना तो दिया, लेकिन इस कानून को ना कठोर बनाया ना लचीला बनाया। जो कानून के जानकार है वो इसमें से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं, और जो गरीब है, दबे हुए लोग हैं, जिनको इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो किस तरीके से इसके ट्रैप में फंस जाते हैं वो आपको पता है। तो वो सीधे तौर पर दिखाता है कि आज भारत की अदालतों में 5 करोड़ के आसपास मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, ट्रायल पे पड़े हैं। तो आप सोचकर देखिए, इनका सीधा ताल्लुक 5 करोड़ परिवारों के साथ है। और हर परिवार में, क्योंकि अब जॉइंट फैमिली नहीं रही, तो अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की भी बात करते हैं तो 4 सदस्यों को अगर मानकर चलें तो लगभग 20 करोड़ आबादी इससे प्रभावित है। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ जो इस देश को बांटने की बात करती हो, इस देश के खिलाफ बोलती हो, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शर्जील इमाम, या फिर तमाम तरीके के ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, सुप्रीम कोर्ट उनका स्वागत करता है और रात को भी दरवाजे खोल देता है। यह इसका दूसरा पहलू है। तो जब हम शिकारी और शिकार की बात करते हैं तो मामला है अक्टूबर 2021 का, आई थिंक 2 या 3 अक्टूबर के दिन। 2008 के IRS बैच के एक अधिकारी, आपको पता होगा समीर वानखेड़े, बड़ा नाम चला था, जिनको कोविड के समय NCB का रीजनल डायरेक्टर बनाकर मुंबई भेज दिया गया था। अब पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी भी हम कहानियां देखते हैं, चाहे वो मूवी के माध्यम से देखें या किसी सीरियल एपिसोड के माध्यम से देखें, तो पुलिस अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ खबरियों को भी एक्टिवेट करती है। तो समीर वानखेड़े को सूचना मिली कार्डेलिया क्रूज, उसके ऊपर ड्रग्स की पार्टी चल रही है। समीर वानखेड़े ने एक टीम गठित की और उस टीम ने छापेमारी की इस कार्डेलिया क्रूज के ऊपर। और जब छापा डाला गया तो उसमें एक लड़का जो है वो पाया गया, आर्य खान, जिसका सीधा संबंध शाहरुख खान से, शाहरुख खान का बेटा। तो मामला हाई प्रोफाइल हो गया। समीर वानखेड़े ने उसको कस्टडी में लिया। अब इसके 2 पहलू थे। एक पहलू यह था कि उस क्रूज पे से ड्रग्स की बरामदगी होती है। तो अब आप सोचकर देखिए, एक ऐसे क्रूज पर जिसके ऊपर ड्रग्स की पार्टी होती है और आर्य खान वहां मौजूद होता है, और आर्य खान को यह पता नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब दूसरा इसका पहलू
आर्य खान की चैट वगैरह व्हाट्सएप वगैरह पर जो भी चैट की जो सामग्री मिली वो साफ तौर से दिखाती है कि उसने ड्रग्स मंगवाई भी होगी और उसने ड्रग्स ली भी होगी, जो भी चीजें हुई होगी। और फिर उसमें अंदेशा लगाया जाता है कि ये किसी इंटरनेशनल जो है वो इसके तार जो है वो जुड़े हो सकते हैं। तो आर्य खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आर्य खान क्योंकि शाहरुख खान का बेटा, और शाहरुख खान के ऊपर सीधे तौर पर हाथ डालने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी। हालांकि इस पूरे मामले में आर्य खान 26 दिन तक जेल में रहा था, और उसी वक्त शाहरुख खान की जो मैनेजर थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी देखी गई आर्य खान को बचाने के लिए। अब यह तो थी एक कहानी का एक हिस्सा, लेकिन इसी बीच एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, और वो कहानी शुरू होती है कि इस पूरी जांच टीम से समीर वानखेड़े को हटा दिया जाता है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एसआईटी का जो है वो गठन किया जाता है। आपने एसआईटी का नाम सुना, वैसे ही एसआईटी का गठन किया जाता है, और दो मामले दर्ज होते हैं, एक सीबीआई के पास और दूसरा समीर वानखेड़े जिस एडमिनिस्ट्रेशन से डिपार्टमेंट से आते हैं, आईआरएस जो डिपार्टमेंट है वहां पर। तो दो इसके खिलाफ जो है, और जो मामला था उसमें एफआईआर लगा दी जाती है। एफआईआर इसलिए लगा दी जाती है कि आर्य खान से या शाहरुख खान से पैसे ऐंठने के लिए, अवैध वसूली के लिए यह सारा कुछ जो है वो रचा गया। इस तरीके का मामला समीर वानखेड़े के खिलाफ लाया जाता है। समीर वानखेड़े इसको चुनौती देते हैं, एक बॉम्बे हाईकोर्ट में और दूसरा सीएटी के सामने। सीएटी एक संस्था होती है, या हम कहें कि संस्था है, जिसमें आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएएस इन सब की जो है वो जांच की जाती है। तो इसकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, एक तरीके से कोर्ट कह सकते हैं हम, जिसके दो तरीके के जो है वो पहलू होता है। एक इसमें पूर्व न्यायाधीश वो होते हैं इसमें शामिल, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो विभाग है उससे संबंधित कोई अधिकारी जो इसकी जांच करते हैं और फिर उसके बाद में यह फैसला लेते हैं। तो अब शिकारी कौन था? समीर वानखेड़े, और शिकार कौन था? आर्यन खान। अब यहां पर दूसरा पहलू यह है कि एक रीजनल डायरेक्टर को, जिसको पूरा अधिकार होता है, और एनसीबी में तो कैसे छापे पड़ते हैं आपको पता ही होगा, किस तरीके से सूचनाएं ली जाती है खबरियों की तरह, और फिर बिना किसी इंफॉर्मेशन के रेड डाली जाती है। तो इसमें कुछ पहलू जो है वो बनाए गए, और वह पहलू क्या थे? समीर वानखेड़े को जांच से हटाने के बाद में एक गवाह की एंट्री होती है जिसका नाम होता है प्रभाकर सेल। बाकायदा वो एफिडेविट देता है और यह कहता है, जिसका इस विभाग से कोई ताल्लुकात नहीं है, और वो ये कहता है कि शाहरुख खान से 25 करोड़ की डिमांड की गई, और उस डिमांड में से 8 करोड़ हिस्सा जो है वो समीर वानखेड़े का, और 17 करोड़ रुपए आपस में बांट लेने का। तो पहला सवाल और संदेह, एक जांच अधिकारी, एक रीजनल डायरेक्टर जो 25 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए मांगता है और 17 करोड़ अपने नीचे जो मीडिएटर होते हैं उनको देने की बात करता है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि ज्यादा पैसा जो है वो उस अधिकारी के पास जाता है। ऐसा जो है वो हमने देखा होगा, सभी कहानियों की यही कहानी होती है, लेकिन यहां पर इसका उलट हो जाता है। अब उसके बाद जो चीजें सामने निकल कर आती है वो है अब केट का जो फैसला आया है उसके ऊपर, और केट ने क्या फैसला दिया है वो हम अगर बात करें तो जो नई टीम का जो गठन किया गया था, जो चैलेंज किया गया था समीर वानखेड़े के द्वारा, वो ये था कि एक आईआरएस लेवल के अधिकारी की जांच उससे नीचे लेवल के तबके के अधिकारी करे, ये थोड़ा सा जो है वो संदेहास्पद नजर आता है। और जब इसकी, और वो भी किस आधार पर? एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई भी अपना केस चला रही है। तो यहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको लेकर सीएटी ने एक बड़ा फैसला लिया, और बड़ा फैसला यह लिया गया कि समीर वानखेड़े, जो टिप्पणी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सीएटी की, कि इस पूरे मामले की स्टडी करने के बाद में जो निकलकर सामने आता है वो ये दिखाता है कि किस तरीके से, क्योंकि जब मैं ये बात करता हूं पूर्व न्यायाधीश रंजीत मौर्य, जो इसके दो हम कह सकते हैं कि जजों की बेंच उस तरीके से, और दूसरे राजस्व अधिकारी या उससे रिलेटेड जो अधिकारी है प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र कश्यप, और आप टिप्पणी देखिए, टिप्पणी यह है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है
वो पहली चीज कानून के अनुरूप नहीं है। कानून के अनुरूप कैसे? पहले समीर वानखेड़े से कंसल्ट करना जरूरी था, दूसरा था कि उससे ऊपर के अधिकारी, और तीसरा था कि उसका जो डिपार्टमेंट है वो उसकी पहले जांच करे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया। और जिस व्यक्ति को गवाह बनाया गया उसका कहीं भी जो है वो रिकॉर्ड सामने नहीं आता वो किस विभाग से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में उसके बाद में जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ ये जो कार्रवाई है वो प्रतिशोध की, व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना जो है वो इसमें नजर आती है। और दूसरा, इसका परिणाम जो है वो पहले से ही तय कर रखा था कि समीर वानखेड़े को कैसे फंसाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इसके जांच अधिकारी थे, जो इसकी जांच कर रहे थे, वो पूर्वाग्रह से पीड़ित थे और परिणाम उनको पहले से तय था कि समीर वानखेड़े को इसका अपराधी बनाया जाएगा आर्य खान को बचाने के लिए। और ये पूरा मामला जो है वो व्यक्तिगत प्रतिशोध के साथ साथ पक्षपातपूर्ण और हम कहें कि दुर्भावना से प्रेरित था। तो आप सोचकर देखिए, समीर वानखेड़े की एक बड़ी जीत। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह आता है कि मान लेते हैं अब समीर वानखेड़े को तो बड़ी जीत मिली है, तो आखिर इस देश में कुछ कानून के जानकार, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इस तरीके से की कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि शाहरुख खान के बेटे पर हाथ डालना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा और किस तरीके की कार्रवाई। बावजूद इसके समीर वानखेड़े ने वो साहस दिखाया। तो जहां उनको सम्मानित किया जाना चाहिए था उनको अपमानित किया गया, उनको कोर्ट तक घसीटा गया। और दूसरा आता है कि किस तरीके से आज भी कानून जो है वो कुछ लोगों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रखेल या दलाल की तरह काम करता है। वो जैसा चाहे कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं और अपने हिसाब से फैसले भी ले सकते हैं, बशर्ते आप जो है वो बड़े या आपके पास जो है वो बड़ा पैसा होना चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया में यह कानून का दूसरा पहलू जो है वो दिखाई देता है कि एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा सबक जो इस देश को देखने को मिलता वो होते होते रह जाती है और आर्य खान को किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई से बचाकर निकाल लिया जाता है। और अगर आर्य खान पकड़ा जाता तो उसके बाद क्या होता वो आप समझ सकते हैं। तो यह खेल जो है वो आज से नहीं पहले से चलता आया है। और किस तरीके से, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि शिकारी का शिकार कैसे किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगातार जो है वो मुसलमान व्यक्ति अगर इसमें पकड़ में आता है तो उसकी तरफ से आरोप लगाया जाता है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा तोकीर रजा, वहां पर भी जो है वो यही विक्टिम कार्ड खेला गया था कि योगी आदित्यनाथ है, हिंदुत्व की सरकार है उत्तर प्रदेश में और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तोकीर राजा के एक जिस तरीके से उसके जो बयान थे, भीड़ को इकट्ठा किया गया, पत्थरबाजी की घटना हुई और उसके बाद में उसको अरेस्ट करके बुलडोजर चलाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में तोकी कोइंसिडेंटली, इसको हम कहेंगे कि कोइंसिडेंटली, अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता उसके बेटे का तो शायद ये जानकारी दुनिया के सामने नहीं आती। आप और हम जो है वो अनभिज्ञ रहते। और वो ये था कि उस एक्सीडेंट की वजह से, मैं बात कर रहा हूं तोकीर राजा के बेटे के एक्सीडेंट, पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उसकी गाड़ी से ड्रग्स मिलता है। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको पता है ये कम्युनल कार्ड खेलेंगे, एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे अल्पसंख्यक होने का, और फिर उसके बाद में एक अर्बन नक्सल की जो लॉबी है वो फुदकने लग जाएगी। इनको बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।